हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा कार्बोहाइड्रेट का बेटा लास्ट लेक्चर है क्लास 12th वालों के लिए। और आज मैं जो है ना बेटा अपना डाइसैकेराइड मोस्टली कंप्लीट करके बेटा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और हो सकता है लास्ट में पॉलीसैकेराइड भी थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस लेक्चर में बेटा डाइसैकेराइड हमारे पास क्या है। तो बच्चा अगर आप क्लास 12th की बात कर रहे हैं तो आपको बेटा डाइसैकेराइड का मतलब पता होना चाहिए। जहां पर हमारे पास मोनोसैकेराइड के बेटा दो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसे मैं बोलता हूं बेटा डाइसैकेराइड, ठीक है। तो आपको 3 डाइसैकेराइड बेटा पढ़ लेने चाहिए। एक आपको सुक्रोज पढ़ लेना चाहिए, एक आपको माल्टोज पढ़ लेना चाहिए और एक आपको पढ़ लेना चाहिए गैलेक्टोज, ठीक है। सॉरी लैक्टोज पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के हैं। पहला मेरे पास है सुक्रोज है, मेरा पहला जो डाइसैकेराइड वो सुक्रोज है। दूसरा मेरे पास है बच्चा माल्टोज है, और तीसरा बच्चा मेरे पास लैक्टोज है। 3 प्रकार के डाइसैकेराइड आपको पढ़ लेने चाहिए, 3 है। और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज बेटा तीनों के जो फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बेटा वो सेम होते हैं। पहले का फॉर्मूला होता है C12H22O11, दूसरे का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तीसरे का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अंतर क्या है, जब मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनता है बेटा ग्लूकोज। फ्रक्टोज का तो बनता ही है, मगर आपको ध्यान रखना है अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज बनता है प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को देखने के बाद ही बेटा ये वाला लेक्चर लीजिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, मतलब मेरे पास इससे सुक्रोज तो बनेगा तो, मगर ग्लूकोज का अल्फा डी और बेटा क्या बीटा डी, ये बात कर रहा हूं मैं इनके साइक्लिक फॉर्म वालों की, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं माल्टोज की कराता हूं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं दोनों ग्लूकोज के तो होते हैं, मगर पहला होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बच्चा दूसरा भी होता है अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब दोनों मेरे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो अल्फा डी ग्लूकोज के होते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज वाले ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने लैक्टोज की कराता हूँ हाइड्रोलिसिस तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेरे पास बनता है बीटा डी ग्लूकोज, एक बनता है मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज और बेटा बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज यहाँ पर बन जाता है। तो हम लोग जो मोस्टली स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा वो सुक्रोज और माल्टोज के बारे में ही देखेंगे। आपका जो लैक्टोज, इसकी जानकारी मोस्टली 12th क्लास में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैंने तीनों के डिफरेंस बता दिया, तीनों की हाइड्रोलिसिस बता दी। अब अगर ध्यान से सोचेंगे जरा तो बेटा अगर सुक्रोज की बात करिए, किसकी बात करिए, सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या क्या जुड़ा होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब मैं अल्फा डी ग्लूकोज लिखूं और बीटा डी फ्रक्टोज लिखूं, उनको जोड़ दूं, वाटर निकाल दूं तो बेटा सुक्रोज बन जाएगा। मतलब अगर मेरे को इन दोनों से ये बनाना है तो इन दोनों को ऊपर नीचे रख के, अगल बगल रख के मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा सुक्रोज बन जाएगा। अगर इन दोनों को रख के मैं क्या कर दूं, वाटर निकाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। तो मैं अब इनके बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूं बेटा कि मेरे पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है बेटा और कौन कौन सा मेरा नॉन रिड्यूसिंग है। मतलब कौन कौन आपका टॉलेंस और फेलिंग रिएक्शन करेगा और कौन कौन टॉलेंस फेलिंग रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें ग्लाइकोसिड, अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं लिए हैं तो कृपया करके पहले आप वो लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद इस लास्ट लेक्चर को आप देखें, ठीक है। तो पहला पॉइंट डाल देता हूं मैं, पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। देखो भाई सुक्रोज में क्या होता है, 1,2 लिंकेज देखा गया है। सुक्रोज में क्या होता है बच्चा, 1,2 लिंकेज। मतलब मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन का OH और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन का OH जो है वो वाटर निकालने में मदद करता है। अब अगर आपने इनके हावर्थ स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले लास्ट वाले लेक्चर में जा करके आप हावर्थ के स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैं बनाता हूं पहले अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज अगर आपको ध्यान होना चाहिए तो बच्चा मैंने इस तरह से बहुआ अल्फा डी ग्लूकोज बना रखा था। यहाँ S था, यहाँ OH था, यहाँ S था, यहाँ OH था, ये थर्ड कार्बन आ गया OHH,
ये हो गया H और ये हो गया OH, ये हो गया CH2OH और ये हो गया H। ये जो मेरे पास बना है बेटा ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये इसका पहला कार्बन है। और यही बेटा मेरे पास जो था ना यही हेमी एसिटल बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था? हेमी एसिटल बॉन्ड था। यहीं से ये खुल करके एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना पाता था, तभी ये टॉलेंस से रिएक्शन कर पाता था। अब मैं लिखूंगा बीटा डी फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज का मैं यहाँ पर 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। बीटा डी करना है तो ऊपर यहाँ OH होगा, नीचे मेरे पास CH2OH होगा, ठीक है। ये मेरे पास पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे का पलट लेते हैं HOH, इसको फिर से ही कर लेंगे OH तो ये मेरे पास हो जाएगा CH2OH और H। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन गया वो बीटा। इसको जरा और चेक कर लीजिएगा अपने स्ट्रक्चर में कि ये यहीं, फिलहाल ये तो यहीं पर होगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। अच्छा इसका बेटा ध्यान दो, ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन, जहां से ये वापस ओपन हो करके एल्डिहाइड कीटोन बनाता है वो एनोमेरिक कार्बन है। इसका एनोमेरिक कार्बन पहला होता है और इसका एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? दूसरा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से बेटा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब देखो इसका OH भी चला गया और इसका OH, जिससे स्ट्रक्चर ओपन हो करके एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप बनना था, जिससे स्ट्रक्चर ओपन हो करके एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप बनना था, वो तो बेटा लिंक में लॉकेज में चला गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया उसने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा। O ऐसे रहेगा, बाकी ये ऐसे रहेगा, इसमें आप ऐसे बना के रखें, इसको थोड़ा नीचे ले जाइए, बाकी ऐसे रहेगा। बताओ यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH और यहाँ पर H। अब देखिए इन दोनों के बीच में बेटा ऑक्सीजन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बेटा क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बताइए ये ठीक है? बताइए इन दोनों के बीच ऑक्सीजन आ गया, नीचे यहाँ क्या लग गया बेटा? CH2OH लग गया। इसके बाद ये क्या है बेटा? ये H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH कर लेता हूँ, यहाँ H और यहाँ मेरे पास हो गया CH2OH और यहाँ पर मेरे पास H, ठीक है। तो ये बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और आप देखें इसमें जो लिंकेज आ रहा है वो 1,2 लिंकेज है, ठीक है। अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज आ गया, ठीक है। माइनस का यहाँ पे मैं करना चाहूँगा वाटर, माइनस क्या कर दिया मैंने? वाटर। अब आपको ये सोचना है कि सुक्रोज बेटा मेरे पास रिड्यूसिंग शुगर है कि सुक्रोज मेरे पास कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। तो देखो जिस जगह से ये ओपन होकर के एल्डिहाइड देना था वो तो लॉक हो गया, और जिस जगह से ये ओपन होकर कीटोन देना था वो भी लॉक हो गया। तो दोनों जहां से ये ओपन होकर के एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप बनाता जिनसे टॉलेंस रिएक्शन हो पाती वो तो बेटा लॉक हो गए दोनों। इस वजह से बेटा सुक्रोज के लिए आप ध्यान रखेंगे। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। सुक्रोज के लिए क्या है? सुक्रोज में क्या क्या होता है, क्या क्या मिला होता है? पहला पॉइंट अल्फा डी ग्लूकोज मिला होता है, प्लस क्या मिला होता है? बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। लिंकेज होता है 1,2 लिंकेज और ये होता है बच्चा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसा होता है बच्चा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये ना तो बेटा टॉलेंस रिएक्शन करेगा और ना ही बेटा किससे रिएक्शन करेगा? फेलिंग सोल्यूशन से। तो ये मेरे पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज था। अब मैं स्टडी करता हूँ अपने स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज की। तो माल्टोज की अगर मैं बात करता हूँ तो माल्टोज में बेटा दोनों के दोनों मैंने बताए हैं अल्फा डी ग्लूकोज के होते हैं। माल्टोज में बेटा क्या होता है? दोनों जुड़े होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, मगर डिफरेंस इतना होता है कि वहां पर 1,2 लिंकेज था, यहाँ पर होता है बेटा 1,4 लिंकेज। मतलब मेरे पास जो माल्टोज है, मतलब मेरे पास बच्चा जो माल्टोज है, माल्टोज, ठीक है, इसमें मेरे पास दोनों जो जुड़े होते हैं बेटा वो अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। किसके जुड़े होते हैं बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं, सीधी सी बात है। मगर वहाँ लिंकेज जो होता है 1,4, मतलब पहले मैंने लिखा अल्फा डी ग्लूकोज का पहला मॉलिक्यूल लिखा, इस तरह बना लूँगा। यहाँ मेरे पास H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, ये OH ऊपर आ गया, H नीचे आ गया, ये H चला गया, ये OH हो गया और ये हो गया CH2OH और ये H। अब चूंकि 1,4 लिंकेज है तो ये तो पहला कार्बन हो गया। अच्छा अब दूसरा मैं ऐसे इसके सामने लिख लूँगा, ठीक है।
दूसरा मैंने इसके सामने लिख लिया क्योंकि लिंकेज होना है 1,4, तो इसका मैं चौथा कार्बन इस्तेमाल करूंगा। अभी यहाँ से H, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OH, ऊपर हो गया CH2OH, नीचे क्या हो गया H। अब बताइए इसका ये फोर्थ कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका फोर्थ और इसका फर्स्ट, यहाँ से बेटा वाटर निकलेगा। ठीक है, तो आपका जो माल्टोस का स्ट्रक्चर आएगा मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये बेटा रिंग बेटा ऐसे रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बीच में O आ जाएगा, मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, बाकी H ऐसे आप दिखा दीजिए। यहाँ पर H, यहाँ पर बच्चा OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर बच्चा H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर हो गया बच्चा CH2OH, और ये क्या हो गया H। ठीक है, इसके बाद ये रिंग यहाँ से बनेगी, ये O रहेगा बेटा। अब देखो यहाँ पर H, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आप H कर लीजिए, यहाँ पर आपका CH2OH और यहाँ पर S। तो ये जो सामने बेटा स्ट्रक्चर आ गया, इसमें इसे हम बोलेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। अच्छा ध्यान से देखिए, ये इसका बेटा एनोमेरिक कार्बन था जहां से रिंग ओपनिंग थी, ये तो लॉक हो गया। मगर बेटा इधर देखो ध्यान से, इधर वाले का जो एनोमेरिक कार्बन है वो भी जिंदा है। ठीक है, इधर वाले का एनोमेरिक कार्बन जिंदा है, मतलब ये जो H है ये यहाँ चला जाएगा और ये ओपन होके CHO ग्रुप बना देगा। क्या बना देगा? जिसके एनोमेरिक कार्बन का OH, जिसके पहले रिंग के पहले कार्बन का OH अगर जिंदा है वो बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाता है, और जो बच्चा ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाता है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आ जाने की वजह से यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन मैंने बताया था दोनों ही बेटा टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो बेटा, दोनों ही आपके टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो माल्टोस के बारे में अगर कुछ कहानी लिखी जाए तो माल्टोस में क्या क्या मिला होता है बेटा? पहला अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी क्या मिला होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा ये मेरे पास डाइसैकराइड ऑलरेडी पता ही होगा, इसमें लिंकेज 1,4 लिंकेज होता है। लिंकेज जो होता है बेटा 1,4 लिंकेज। तीसरा ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है बच्चा? रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब कुल मिला के ये टॉलेंस से भी रिएक्शन कर लेगा बेटा और फेलिंग से भी कर लेगा। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही मैं बातें बता दूंगा आपके लैक्टोज के लिए बता दूंगा। क्या बता दूंगा बेटा? लैक्टोज के लिए। तो लैक्टोज के लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि लैक्टोज में क्या क्या मिला होता है। हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, लैक्टोज की। तो लैक्टोज में बेटा होता है बीटा डी ग्लूकोज और प्लस होता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, दूसरा मेरे पास पॉइंट हो गया, इसमें भी बेटा लिंकेज 1,4 होता है। इसमें भी लिंकेज क्या होता है बेटा? 1,4। अब 1,4 लिंकेज के अकॉर्डिंग ये भी बेटा रिड्यूसिंग शुगर में काउंट हो जाएगा। ये भी किस में काउंट हो जाएगा बच्चा? रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा। मतलब इसमें अगर मैं टॉलेंस और फेलिंग डालूंगा ना तो ये बेटा रिएक्शन आपका करेगा, इस वजह से ये भी मेरा रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास पॉलीसैकेराइड में क्या देखना है। तो पॉलीसैकेराइड के लिए केवल डिटेल पूछता है, तो अगर मैं हेडिंग डाल दूं पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में भैया है क्या? मोस्टली मेरे को स्टार्च के बारे में, मोस्टली स्टार्च के बारे में पूछता है। स्टार्च बेटा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च मेरे पास क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। तो बेटा हम लोग स्टार्च की बात करें तो पहली बात तो स्टार्च हमारे पास जो होता है बेटा वो पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड। तो इसका बेटा फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? C6H10O5 का होल एन। ठीक है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल जो हैं बेटा केवल और केवल और केवल ग्लूकोज के ही जुड़े होते हैं। अगर मैं स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा दूं हीट वीट करके, एसिड वेसिड डाल करके, तो सारे मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के बच्चा बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के बेटा बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि स्टार्च के अंदर आपके सारे मॉलिक्यूल्स किसके जुड़े होते हैं। तो मैं बता दूं बेटा स्टार्च के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स बेटा अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। इतनी बात क्लियर भाई? मतलब स्टार्च के अंदर सारे मॉलिक्यूल बेटा
अल्फा डी ग्लूकोज के बेटा जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, स्टार्च जो होता है बेटा ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है। किसमें होता है बेटा? ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछेगा। प्लस स्टार्च जो होता है बेटा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसा है बच्चा? नॉन, जितने पॉलीमर वाले होंगे बेटा, जितने पॉलीमर वाले होंगे उनमें कभी भी ध्यान रखिएगा ना तो वो टॉलेंस से रिएक्शन करेंगे और ना ही फेलिंग से, ठीक है। स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च के अंदर आपसे 2 पार्ट पूछ सकता है। एक बेटा एमाइलोस होता है, एक बेटा एमाइलोस होता है और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन 2 इसके अंदर होते हैं बेटा, ठीक है। जो एमाइलोस होता है बेटा ये 10 से 15% तक होता है और ये लगभग 85 से लगभग 90% तक होता है। मतलब जो स्टार्च होता है बेटा इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है एमाइलोस और एमाइलोस लीनियर पॉलीमर होता है। कैसा होता है बेटा? लीनियर, मतलब सारे ग्लूकोज एक लाइन में जुड़े होते हैं, लिंकेज होता है 1,4। मगर जो एमाइलोपेक्टिन है उसमें लीनियर के साथ साथ ब्रांचेस भी होती है, मतलब ये क्रॉस लिंकिंग टाइप का होता है। मतलब जो एमाइलोपेक्टिन होता है बेटा ये क्रॉस लिंकिंग टाइप का होता है, ठीक है। ये जो एमाइलोस होता है बेटा, ये एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये क्रॉस लिंकिंग टाइप का होता है। अच्छा, ये जो एमाइलोस वाला पार्ट है ये बेटा स्टार्च का वाटर सोल्यूबल होता है। मतलब जो एमाइलोस वाला पार्ट है ये तो जल में घुलता है, मगर जो क्रॉस लिंकिंग टाइप वाला है ना बेटा ये जल में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इस वजह से स्टार्च में चूंकि मोस्टली पार्ट ऐसा प्रेजेंट है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इस वजह से मेरा जो आपका स्टार्च है वो मोस्टली वाटर इनसोल्यूबल है, मगर थोड़ा बहुत पार्ट आपका स्टार्च का इसमें घुलता है। तो इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो इंटर में चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एससी बोर्ड का या यूपी बोर्ड का, वो सब लिखी आएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं बताता हूँ बेटा जो आप ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन भी बेटा आपका पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन के बारे में अगर पूछेगा तो इतना पूछेगा कि ग्लाइकोजन है क्या? तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पॉइंट पॉलीसैकेराइड है और तीसरा पॉइंट बेटा एनिमल बॉडी में यही स्टोर होता है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं बेटा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं बेटा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, मगर जो एनिमल की बॉडी होता है उसमें बेटा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका स्टोर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक। ग्लाइकोजन भी आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ना तो टॉलेंस से रिएक्शन करेगा बच्चा और ना ही किससे रिएक्शन करेगा बेटा? फेलिंग सोल्यूशन से। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद एक छोटा पॉइंट सेलुलोज के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। सेलुलोज क्या है हमारे पास? सेलुलोज भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज हमारे पास कैसा है? पॉलीसैकेराइड है। फॉर्मूला आप लिख लेंगे C6H10O5 का होल N प्लस। इसमें इतना फर्क है कि सारे बीटा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। जैसे मैंने बताया स्टार्च वाले में क्या होता है बेटा? स्टार्च वाले में क्या होता है? सारे अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। क्या बताया मैंने? स्टार्च वाले में सारे जुड़े किसके होते हैं बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज के। मगर जो मेरे पास सेलुलोज है, जो लकड़ी वाला जो मोस्टली लकड़ी में होता है, वो आपका सारे यूनिट्स बेटा मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि बेटा किसके होते हैं? बीटा डी ग्लूकोज के, ठीक है। हम लोगों की बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करा सके, ठीक है। तो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस नहीं होती हमारी बॉडी में। इस वजह से अगर हम सेलुलोज खाते हैं, लकड़ी अगर खाओगे बेटा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मगर जब आप स्टार्च खाओगे तो स्टार्च खाने पर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को बेटा एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मेरा बेटा ये आपका कार्बोहाइड्रेट का बेटा लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आगे लगातार वीडियो आते रहेंगे, नीट जी वाले भी आएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बेटा सब्सक्राइब कर लो। डेली लेक्चर लगभग आता है, संडे कभी कभी, संडे तो नहीं आता है, सैटरडे कभी कभी ऑफ हो जाता है इस तरह से, मगर हाँ 5 से 6 दिन लगभग रेगुलर आपका लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ना हो अलग से तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको जरूर भेजने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।